हमने इसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस क्वेश्चन को डाले हुए हैं, जिसमें चित्र वाले ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर चित्र वाले क्वेश्चन दे दिए जाते हैं और उनका प्रयोग पूछ दिया जाता है या फिर चित्र संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हमने ऐसे ही क्वेश्चन को छांट कर डाला हुआ है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर साबित होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। माप की कौन सी प्रणाली प्रचलित है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर आपको पता हो तो आप कमेंट में जवाब जरूर दीजिए। तो हमारे पहले प्रश्न का होगा सी। MKS जो प्रणाली है ये बहुत ही प्रचलित प्रणाली है माप के लिए। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है FPS सिस्टम में भार की इकाई क्या होती है? तो इसका सही आंसर होगा सी। पाउंड जो है FPS सिस्टम की भार की इकाई है। सभी प्रणालियों में प्रयोग की जाने वाली इकाई कौन से है? तो इसका सही आंसर होगा बी। सेकेंड सभी प्रणालियों में प्रयोग की जाने वाली इकाई है। चौथा क्वेश्चन, 1 इंच में कितने सूत होते हैं? तो 1 इंच में 8 सूत होते हैं। पांचवा प्रश्न, 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? इसका सही आंसर होगा डी। 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर होते हैं, क्योंकि ये 10 टाइम 0 जो है पीछे रहता है मिलीमीटर से। सेकेंड की माप क्या है? तो दोस्तों, सेकेंड की जो हम लोग मापिंग करते हैं तो उसके लिए क्या माप रखेंगे? तो उसका सही आंसर होगा कोण, सेकेंड की माप है। इसके बाद हमारा सातवां प्रश्न, रूल किस प्रकार का यंत्र है? तो जो रूल है वो लंबाई मापने का काम आता है। इसका सही आंसर होगा ए वाला। स्टील रूल किस स्टील का बना होता है? जो स्टील रूल आप देखते होंगे, मार्किंग करते होंगे खींचने के लिए लाइन, वो किस चीज़ का बना होता है? तो इसका सही आंसर होगा स्टेनलेस स्टील का। इसके बाद नवा प्रश्न, साधारणतः कैलिपर किस धातु के बनाए जाते हैं? साधारण कैलिपर माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है, ब्रिटिश प्रणाली में लंबाई की इकाई क्या होती है? तो जो ब्रिटिश प्रणाली में हम लोग लंबाई मापते हैं उसमें हमारी इकाई क्या होगी? तो होता है फुट में। इसके बाद हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन, श्रिंक रूल का प्रयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पैटर्न बनाने के लिए श्रिंक रूल का यूज किया जाता है। ट्राई स्क्वायर का साइज लिया जाता है। ट्राई स्क्वायर को जब हम मार्केट से यदि आप खरीदेंगे तो उसकी लंबाई कैसे लेंगे? तो जो ब्लेड होगा, ब्लेड की कार्यकारी लंबाई होगा, उससे हम लोग कहेंगे कि हमें 5 फुट या फिर इतने इंच का हमें ट्राई स्क्वायर चाहिए। इसके बाद हमारा 13 नंबर का प्रश्न, ट्राई स्क्वायर में स्टॉक पर ब्लेड के नीचे एक अंडर कट लगा होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? जब आप ट्राई स्क्वायर देखते हैं तो जो ऊपर का स्टॉक और नीचे ब्लेड होता है तो उसमें पाएंगे कि बीच में एक हल्का सा कट लगा होता है, लाइन बनी होती है। तो उसका क्या काम होता है? आप सी वाले में इसका सही आंसर देखेंगे, मशीनिंग में जॉब के किनारे आई बर को स्थान देना। जब आप जॉब देखेंगे, जो लोहे का आप जॉब बनाते हैं उसमें देखेंगे एक नुकीला सा भाग निकला होता है किनारे पर, वो उसको स्थान देता है ताकि सही से मापिंग हो सके। इसके बाद 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सीट रूल का उपयोग किस प्रकार के आकार का जॉब रहेगा उसकी मार्किंग के लिए किया जाता है? तो जो सिलेंडर यानी गोल जॉब देखेंगे, यदि आप उसमें जो साधारण स्टील ले जाएंगे तो वो तो सीधा रहेगा, वो मुड़ेगा नहीं, तो उसकी लंबाई आप नहीं माप पाएंगे। तो उसके लिए एक की सीट रूल होता है, वो गोल में घूम जाएगा, तो आप अपने गोल जॉब को आसानी से माप लेंगे कि वो कितने लंबाई का है। इसके बाद 15 नंबर का प्रश्न है, स्ट्रेट एज का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रेट एज का प्रयोग सतह की समतलता मापने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर होगा बी वाला। 16 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, स्लिप जॉइंट प्लायर की विशेषता क्या होती है? तो इसकी जो विशेषता है, अधिक बड़े जाप को भी पकड़ सकता है। जो स्लिप जॉइंट प्लायर है वो बड़े जाप को पकड़ सकता है। इसका सही आंसर होगा ए वाला। स्टील रूल पर छोटी से छोटी माप कितनी ले सकते हैं? तो जो साधारण स्टील रूल आप देखते होंगे उसमें कम से कम माप आप 0.05 mm की ले सकते हैं। इसके बाद 1 वर्ग सेमी में कितने वर्ग mm होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी वाला, 100 होते हैं। 19वां प्रश्न, हार्माफ्रोडाइट कैलिपर किस उपकरण को कहते हैं? तो जो हार्माफ्रोडाइट कैलिपर होते हैं उसे कहा जाता है जेनिक कैलिपर। जेनिक कैलिपर का ये एक्चुअली दूसरा नाम है, इसी को हार्माफ्रोडाइट कहा जाता है। 20वां नंबर का हमारा क्वेश्चन कह रहा है, ट्राई स्क्वायर के द्वारा जाब में चेक किया जाता है। ट्राई स्क्वायर की सहायता से किसी भी जाब को आप क्या जान पाएंगे? तो उसके जो 90 डिग्री में वो समतल है कि नहीं, हम लोग उसको चेक करते हैं। उसके तलों को चेक करते हैं कि पूरा बराबर है कि नहीं, कहीं से यदि उजाला आ रहा होगा तो मतलब कि वो पूरा समतल नहीं है। 90 डिग्री पर भी उसे चेक करने के लिए किया जाता है। हमारा 21वां प्रश्न, साधारण कैलिपर का साइज निम्न में से किसके बराबर होता है? तो जो साधारण कैलिपर का साइज है वो रिवेट के सेंटर से नोक तक की लंबाई को नापा जाता है। आप देखेंगे जो कैलिपर होता है उसमें एक गोल सा बना होता है जो दोनों उसके लेग को, पैर को पकड़ के रखता है।
तो उसके मध्य से और जो नीचे की लंबाई होती है वहाँ तक हम मापते हैं कि इसकी लंबाई है। क्वेश्चन, श्रिंक रूल का इंच वास्तविक इंच से क्या होता है? इसका सही आंसर होगा सी, बड़ा होता है। हमारे सामने 23वां क्वेश्चन, निम्न चित्रों में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक बड़ा है? तो आपके सामने 4 चित्र दिए गए हैं और आपको बताना है कि इन चारों चित्रों में सर्वाधिक स्थान कौन सा घेरेगा। तो इसमें आप देख पाएंगे कि दोनों की लंबाई दी गई है एल से, और इसी के आधार पर आपको बताना है कि कौन सा ज़्यादा स्थान घेरेगा। तो इसका सही आंसर होगा बी। ये कैसे होगा, आप ध्यान से देखिए कि ये ए, सी और डी, इन तीनों की पूरी लंबाई सी और डी की यल है, जबकि ए की 2L है, यानी ये वाला तो बिल्कुल पहले से ही छोटा हो गया, इन दोनों के बराबर आएगा नहीं। सी और डी का देखें तो इनकी पूरी लंबाई यल है, तो इनकी पूरी लंबाई के बराबर बी का आधा लंबाई आ रहा है, तो इसलिए 23 वाला का बी सही होगा। इसके बाद हमारा 24 नंबर का प्रश्न है, साधारण वेवेल प्रोटेक्टर की यथार्थता क्या है? तो इसका सही आंसर होगा 30 मिनट। इसका सही आंसर ए वाला। वर्नियर प्रोटेक्टर की यथार्थता क्या है? इसका सही आंसर होगा गोलाकार। सही आंसर सी। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है, वर्नियर कैलिपर का आविष्कार पैरी वर्नियर किस देश में करने वाला था? तो इसका सही आंसर होगा फ्रांस में वर्नियर कैलिपर का आविष्कार हुआ था। 27वां नंबर का हमारा प्रश्न है, वर्नियर कैलिपर साधारणतः किस लंबाई में उपलब्ध होता है? तो 27 का सही आंसर होगा सी वाला, 2 मिनट में होता है। वर्नियर कैलिपर कौन सी धातु के बने होते हैं? तो वर्नियर कैलिपर जो बने होते हैं वेनेडियम स्टील के बनाए जाते हैं। इसका सही आंसर होगा ए वाला। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है, वर्नियर कैलिपर की अल्पत मांग क्या होती है? तो वर्नियर कैलिपर की अल्पत मांग होती है, मतलब कम से कम कितना वर्नियर कैलिपर से हम लोग माप सकते हैं? तो 0.02 mm तक हम वर्नियर कैलिपर से माप सकते हैं। इसका सही आंसर होगा बी वाला। 30 नंबर का हमारा प्रश्न है, वर्नियर स्केल पर 1 मिनट के 10 तथा 1 भाग के कितने अनुभाग होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी वाला 4। इसके बाद हमारा 31 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वर्नियर कैलिपर्स नहीं है? तो इसका सही आंसर होने वाला है डिजिटल वर्नियर कैलिपर। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि डिजिटल जो वर्नियर कैलिपर है वो होता ही नहीं है। डिजिटल कैलिपर होता है कि इसमें जब आप किसी चीज़ को नापेंगे तो उसमें नंबरिंग नहीं होता है, जैसे थिम्बल डिवीजन वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। आप उसको लगाएंगे तो उसमें ऑटोमेटिक बता देगा कि इतना इतना इसमें नंबरिंग दिखा रहा है। जबकि वर्नियर गियर टूथ कैलिपर ये होता है। वर्नियर माइक्रोमीटर ये भी चीज़ एक होता है। इसके बाद हमारा 32 नंबर प्रश्न, वर्नियर डेप्थ गेज की अल्पत मांग यानी कम से कम माप क्या हो सकती है? द राइट आंसर नाउ इज 0.02 mm। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न 33, माइक्रोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो माइक्रोमीटर नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। माइक्रोमीटर का अल्पत माप कितने माइक्रोन का होता है, मतलब कि माइक्रोमीटर जो होता है कम से कम कितना माप ले सकता है? इसका सही आंसर होने वाला है 10 जो है माइक्रोमीटर का कम से कम इतने माइक्रोन माप कर सकता है। इसके बाद 35 नंबर प्रश्न, 0.01 mm कितने माइक्रोन के बराबर होता है? तो ये 10 माइक्रोन के बराबर होता है। थिम्बल के ऊपर रैचेट की क्या उपयोगिता है? तो जो थिम्बल के ऊपर रैचेट होता है जाब को निश्चित दबाव डालता है, मतलब कि जब आप रैचेट को पकड़ते हैं तो पूरे जो थिम्बल होता है उस पर बराबर दाब लगेगा। यदि आप रैचेट को नहीं पकड़े तो कहीं ज़्यादा लग जाएगा, कहीं कम प्रेशर, जिससे आपके गिनती में गणना में गड़बड़ी हो सकती। 37 नंबर प्रश्न, माइक्रोमीटर के एनुअल में कौन सी धातु के बने होते हैं? माइक्रोमीटर का जो एनुअल होता है वो टंगस्टन कार्बाइड का बना होता है। धनात्मक शून्य त्रुटि में थिम्बल की शून्य रेखा डेटम लाइन के कहाँ होती है? तो डेटम लाइन के पीछे धनात्मक त्रुटि होती है। और इसके बाद 39 नंबर प्रश्न, आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा अधिक से अधिक कितनी दूरी मापी जा सकती है? तो आउटसाइड माइक्रोमीटर के द्वारा 100 mm की दूरी मापी जा सकती है। इनसाइड माइक्रोमीटर में थिम्बल के ऊपर होता है, तो इनसाइड माइक्रोमीटर में थिम्बल के ऊपर फिक्स्ड एनुअल होता है। बिना एक्सटेंशन रॉड का प्रयोग किए डेप्थ माइक्रोमीटर के द्वारा हम अधिक से अधिक कितनी गहराई माप सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा 25 mm तक हम गहराई माप सकते हैं, क्योंकि जो एक्सटेंशन रॉड होता है डेप्थ माइक्रोमीटर में उसकी जो 3-4 रॉड लेते हैं उसकी सभी की दूरी 25 mm तक ही होती है। वर्नियर माइक्रोमीटर का वर्नियर स्केल बना होता है, किस पर बना होता है? तो वो स्लीव पर वर्नियर स्केल बना होता है। माइक्रोमीटर की डेटम लाइन कहाँ होती है? तो माइक्रोमीटर की डेटम लाइन स्लीव पर बनी होती है। वर्नियर वेवेल प्रोटेक्टर के द्वारा ली जा सकने वाली कम से कम माप क्या हो सकती है? तो इसका सही आंसर होगा 5 मिनट। दोस्तों इस सेम क्वेश्चन को हमने पिछले क्वेश्चन में भी लगाया था, ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग
किस कार्य में होता है? तो इसका सही आंसर होगा टेपर ज्ञात करने के लिए डायल टेस्ट इंडिकेटर का यूज हम लोग करते हैं। टेपर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ज्ञात करना जब आप कोई जॉब को तैयार कर रहे हो, बना रहे हो, इसलिए आप इस औजार का नाम जरूर याद रखिए कि डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग हम लोग टेपर ज्ञात करने के लिए करते हैं। साइन बार का साइज निम्न प्रकार दिया जाता है। तो साइन बार का जो साइज है हम लोग किस प्रकार के कामों के लिए यूज करते हैं? तो ये इसका सही आंसर होगा बी वाला। रोलरों के केंद्र के बीच की दूरी के लिए हम लोग साइन बार का यूज करते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन, साइन बार की अल्पतमांक मतलब कम से कम माप क्या हो सकती है? तो इसका सही आंसर होगा 1 डिग्री यानी 7 मिनट, या तो 1 डिग्री कहें या फिर 7 मिनट कहें। तो इसका सही आंसर ए और बी दोनों होगा, यानी सी वाला सही है इसका। साइन की परिशुद्धता क्या होती है? तो साइन की परिशुद्धता हमें बताना है 0.0001 मिनट प्रति इंच। इसका सही आंसर होगा ए वाला। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा ये, साइन बार किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो साइन बार जो त्रिकोणमिति सिद्धांत पर कार्य करता है। साइन बार में छेद किस उद्देश्य से किए जाते हैं? यानी जो साइन बार उपकरण है उसमें होल किस लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, जाप के साथ क्लेम करने के लिए, यानी जाप जो होता है उसे पकड़ने के लिए। इसके बाद 52 नंबर का क्वेश्चन, किस उपकरण की अल्पतम होती है? मतलब कौन सा उपकरण है जिसको कम से कम मापा जा सकता है? यहाँ पर 4 उपकरणों के नाम बताए गए हैं, इसमें से एक ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसमें जो वर्नियर माइक्रोमीटर है, सही इसका आंसर होगा ए वाला। वर्नियर माइक्रोमीटर के द्वारा हम एकदम कम से कम माप ले सकते हैं। इसके बाद 53 नंबर क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट किसके बराबर होता है? तो जो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट होता है, एक मेन स्केल का डिवीजन का मान माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन के मान के बराबर होता है। ये एक प्रकार का सूत्र है और आपको यह सूत्र याद करना पड़ेगा कि वर्नियर कैलिपर का जो लिस्ट काउंट होता है एक मेन स्केल डिवीजन के मान और माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन के मान के बराबर होता है। तो आइए अपने फिगर वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चित्र में माइक्रोमीटर के एक्स भाग का नाम बताइए। तो जो यह एक्स दिखा रहा है वो कौन सा नाम है, उस भाग का क्या नाम है, हमें ये बताना है। तो उसका नाम है रेचेट स्टॉप। हमारा 55 नंबर का क्वेश्चन ये भी फिगर वाला है कि चित्र में दिए गए रेस्ट इंडिकेटर का अल्पतमांक बताइए। तो यहाँ पे जो अल्पतमांक बता रहा है, मतलब कम से कम जो मान बता रहा है 0.01 बता रहा है। 56 नंबर का क्वेश्चन, माइक्रोमीटर में दर्शाया गया पाठ्यांक क्या है? यहाँ पर हमें पाठ्यांक बताना है। तो इसका सही पाठ्यांक होगा 8.54। 10 के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे चित्र में कि 9 और 8वां जो लाइन है वो बड़े वाले लाइन पर खींचा गया है। तो 8.45 mm इसका सही आंसर होगा। बाकी सभी लाइन देख पाएंगे कि आप 11 है, 15 है, 45 है, जो बहुत ही ज़्यादा हाई है। इसके बाद हमारा 57 नंबर का क्वेश्चन है, दिए गए माइक्रोमीटर में वह भाग पहचानिए जो स्पिंडल पर सम दाब डालता है। तो हमने इस जो सी वाला यहाँ पर दिखाया गया है चित्र नाम से, उसको 57 नंबर क्वेश्चन में देखा था कि इसका नाम रेचेट स्टॉप है। तो जो रेचेट स्टॉप होता है, तो रेचेट स्टॉप का यही काम है कि वह माइक्रोमीटर पर एक समान दाब डालता है। यदि आप रेचेट स्टॉप को पकड़कर माइक्रोमीटर में गणना करते हैं तो उसमें कहीं से भी त्रुटि नहीं आ सकती है। यदि आप रेचेट स्टॉप के अलावा किसी और भाग को पकड़ते हैं तो उसमें हिल सकता है, गणनाओं में कमी आ सकती है, त्रुटि हो सकती है। इसलिए रेचेट स्टॉप को बनाया जाता है ताकि एक समान दाब इसमें डाला जाए। 58 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, चित्र में दर्शाया गया डायल वर्नियर कैलिपर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही आंसर होगा ए वाला, रैंक व पिनियन सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके बाद हमारा 59 नंबर का क्वेश्चन, स्टैंडर्ड स्टील रूल किस धातु का बना होता है? तो जो स्टैंडर्ड स्टील रूल बना होता है वो स्टेनलेस स्टील का बना होता है। चित्र में प्रदर्शित कैलिपर का क्या नाम है? तो जो चित्र में प्रदर्शित कैलिपर है उसका नाम वाह्य कैलिपर है। आप चित्र में इसकी दोनों लेगों को देखेंगे तो किसी भी धातु के यह बाहरी आवरण को ही पकड़ेगा, किसी पाइप के अंदर की चीज़ों को नहीं माप सकता। ये केवल पाइप के बाहरी चीज़ों को माप सकता है, यानी इसे बाह्य कैलिपर कहेंगे। नीचे दिए गए इंजीनियर ट्राई स्क्वायर को पहचानिए। यह कौन सा इंजीनियर ट्राई स्क्वायर है, हमें ये बताना है। तो इसका सही आंसर बी वाला, इंजीनियर स्क्वायर फ्लैंज सहित। चित्र में दिखाए गए ट्राई स्क्वायर में अंकित भाग का नाम बताइए। तो जो ट्राई स्क्वायर है यहाँ पर एक से बनाया गया है, इसका क्या नाम है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ब्लेड, बी वाला सही है। किसी सरफेस की टफनेस और स्क्वायरनेस चेक करने के लिए निम्नलिखित में से किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है?
तो वो बराबर है, उसकी टफनेस और स्क्वायरनेस बिल्कुल सही है। इसके लिए चेक करने के लिए हमें ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि ट्राई स्क्वायर उसके पूरे बराबर को नाप देता है कि वो 90 डिग्री में है, उसकी पूरी सतह को बराबर है या नहीं है। ये हमें ट्राई स्क्वायर से पता चल जाता है। हमारा 64 नंबर का क्वेश्चन, दिए गए चित्र में इंजीनियर ट्राई स्क्वायर के प्रकार को पहचानिए। तो जो ये इंजीनियर वाला ट्राई स्क्वायर है, इसका नाम होगा इंजीनियर स्क्वायर स्टॉक सहित। इसके पहले भी हमने एक स्क्वायर देखा था, ट्राई स्क्वायर, जो इंजीनियर वाला ही था, उसका नाम था फ्लेंज सहित वो था, और ये स्टॉक सहित है। इसके बाद हमारा 65 नंबर का क्वेश्चन, चित्र में दर्शाए गए कैलिपर का नाम बताइए। तो ये कौन सा कैलिपर है, हमें ये बताना है। स्प्रिंग ज्वाइंट इनसाइड कैलिपर सही है, इसका होगा ए वाला। इसको चित्र को आप देखिए, दोनों लेग को देखिए कि ये किसी भी पाइप के अंदरी वाले भाग को नाप सकता है। यदि आप किसी पाइप या जॉब के ऊपर वाले भाग पर लगाएंगे तो नहीं नाप पाएगा। इसके जब पाइप के अंदर गोल में डालेंगे तो ये बता देगा कि ये इतना चौड़ा है, इसलिए इसे इनसाइड कैलिपर कहा जाता है। और ये स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे स्प्रिंग ज्वाइंट कहा जाता है। 66 नंबर का क्वेश्चन, स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। स्क्वायर का प्रयोग कब किया जाता है, तो दर्जी और बढ़ई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद 67 नंबर क्वेश्चन, दिए गए चित्र में कैलिपर का नाम बताइए। ये कौन सा कैलिपर है, हमें ये बताना है। तो ये भी आंतरिक कैलिपर है। आप यदि क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे होंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि जिन कैलिपरों का पैर बाहर की तरफ मुड़ा हुआ है वो सिर्फ अंदर के भाग को नाप सकते हैं, और जिनका पैर अंदर की तरफ मुड़ा है वो बाहर वाले भाग को नाप सकते हैं। यानी बाहर का मुड़ा होगा तो वो आंतरिक कैलिपर होगा, और अंदर का मुड़ा होगा तो वाई कैलिपर होगा। इसमें थोड़ा सा उल्टा है और आप इसे इसी तरीके से याद कर पाएंगे। 68 नंबर का क्वेश्चन, स्प्रिंग टाइप कैलिपर कौन है। कौन से ऐसे कैलिपर है जो स्प्रिंग टाइप कैलिपर के प्रकार हैं। तो उसका सही आंसर होगा इनसाइड और आउटसाइड कैलिपर को स्क्रीन टाइप कहा जाता है। इसके बाद 69 नंबर के क्वेश्चन में देखते हैं, चित्र में प्रदर्शित कैलिपर का नाम बताइए। तो इस कैलिपर का नाम है विषम पैर, यानी इंग्लिश में इसे ऑड लेग कैलिपर कहा जाता है। इसके बाद 70 नंबर का क्वेश्चन, मीट्रिक पद्धति में 1 इंच कितने के बराबर होते हैं। इसका सही आंसर होगा ए वाला, 25.4 mm के बराबर मीट्रिक पद्धति में 1 इंच होता है। 71 नंबर क्वेश्चन में जैनिक कैलिपर को पहचाने। इसमें चित्र दिए गए हैं 4, आपको बताना है कि कौन सा जैनिक कैलिपर है। इसका सही आंसर होगा सी वाला, और आप इसे देख पा रहे होंगे तो इसको कहा जाता है स्प्रिंग टाइप कैलिपर। 72 नंबर प्रश्न, ब्रिटिश पद्धति में 1 मीटर कितने के बराबर होते हैं। इसका सही आंसर होगा बी वाला, 39.37 39.37 सेकेंड। पिछले क्लास में एक लड़के ने कमेंट करके पूछा था कि सर वहाँ पर नहीं मिनट लिखा है नहीं सेकेंड लिखा है, फिर भी आप मिनट सेकेंड कहे जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, ऐसा क्यों। तो उसका सही आंसर यहाँ पर आप जानिए कि जब यहाँ पर देखिए 2 डॉट बने होते हैं तो उसे सेकेंड कहा जाता है। यदि ऊपर गोला पड़ा है तो उसे डिग्री कहा जाता है। यदि यहाँ पर 2 डॉट की जगह पर सिर्फ 1 डॉट होगा, कामा टाइप का जो बना है 1 डॉट होगा, तो उसे मिनट कहा जाता है। ये एक संकेत के माध्यम से समझाया जाता है। जैसे कोण को कहीं पर हिंदी में लिखा जाता है, मैथ में देखेंगे तो वहाँ पर गोला पार दिया जाएगा किसी अंक के ऊपर। तो ये भी एक तरीका है मिनट और सेकेंड को दर्शाने का। तो आई होप जिनको अभी तक इस बारे में पता नहीं हुआ कि मिनट और सेकेंड क्यों कहते हैं, उन्हें इस बात का पता चल गया होगा। प्रश्न, श्रिंक रूल का इंच वास्तविक इंच से बड़ा होता है। तो ये 1/16 सेकेंड से 3/16 सेकेंड प्रति फुट इंच बड़ा होता है। हमारा 74 नंबर का क्वेश्चन, यदि आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बल डिवीजन की 0 ग्रेजुएशन डेटम लाइन से नीचे रह जाती है, जबकि माइक्रोमीटर के मेजरिंग फेसिस में संपर्क में है, तब एरर क्या होगा। दोस्तों तब एरर निगेटिव होगा। इसका सही आंसर ए वाला। क्वेश्चन, मीट्रिक माइक्रोमीटर में एक पूर्ण चक्कर में थिम्बल कितना आगे बढ़ता है। तो एक पूर्ण चक्कर लगाने के बाद थिम्बल 0.50 mm आगे बढ़ जाता है। 76 नंबर का क्वेश्चन, मीट्रिक माइक्रोमीटर में रेंज में मिलते हैं। तो मीट्रिक माइक्रोमीटर जो 25 mm के रेंज में ही मिल पाते हैं। वर्नियर डेप्थ गेज का अल्पतमांक यानी कम से कम वर्नियर डेप्थ गेज कितना माप सकता है। तो उसका सही आंसर होगा डी वाला, 0.02 mm तक माप सकता है। 78 नंबर का क्वेश्चन, किसी माइक्रोमीटर में 0.0 mm की पॉजिटिव एरर है। यदि माइक्रोमीटर 25.41 mm माप देता है तो सही रीडिंग क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ए वाला, 25.39 mm। 79 नंबर क्वेश्चन एक चित्र वाला है। इसमें एक जॉब दिया गया है और एक हमें वर्नियर कैलिपर दिया गया है और उस जॉब की गहराई मापनी है। हमें एक क्वेश्चन में पूछा है
तो कौन सा विधि है दोनों चित्रों में से सही तरीके से हम लोग माप सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ए वाला। ये वाला तरीका है जो वर्नियर कैलिपर से सही तरीके से डेप्थ यानी गहराई को माप रहा है। 80 नंबर का क्वेश्चन, दिखाए गए वर्नियर कैलिपर में चित्र के अंकित भाग को पहचानिए। तो ये जो एक्स से दिखाया गया है उस चित्र का क्या नाम है, हमें ये बताना है। तो आप घरों में देखेंगे कि जो पट बनाया जाता है दीवारों के ऊपर, बीम उसे कहा जाता है, जो पूरे घर की दीवारों को अपने आप पर उठाए रहता है। तो ये भी एक तरह से स्लिप होता है, जो पट होता है उसको बीम कह रहा है। और इस पर जो लाइन बनी होती है वो स्केल टाइप में देखेंगे, उसमें 1 2 3 4 5 लाइन बनी होती है। तो इन दोनों को जोड़कर बीम स्केल कहा जाता है। इसका सही आंसर ए वाला होगा। 81 नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे तो माइक्रोमीटर में रेचेट स्टॉप सहायक होता है। ये हमने पिछले वाले क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन देखा था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर ए होगा। मतलब कि आप रेचेट स्टॉप को पकड़कर माइक्रोमीटर से गणना करते हैं तो एक समान दाब लगेगा रेचेट स्टॉप को पकड़कर, तो गणना में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। आप कहीं और पकड़ते हैं, थिम्बल पर पकड़ेंगे, एनविल पर पकड़ेंगे तो ये थोड़ा सा हिल सकता है अपने स्थान से, तो गणना में त्रुटि हो सकती है। इसलिए हम लोग रेचेट स्टॉप माइक्रोमीटर में यूज करते हैं। 82 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है माइक्रोमीटर का फ्रेम किस धातु का बना होता है? माइक्रोमीटर का जो फ्रेम है वो इनवार स्टील का बना होता है। इसके बाद 83 नंबर का प्रश्न, चित्र में दर्शाए गए माइक्रोमीटर सेटिंग की रीडिंग क्या होगी? जो इसकी रीडिंग होगी वो होगी 2.31। इसके बाद 84 नंबर का क्वेश्चन, किसी माइक्रोमीटर में 0.03 mm की निगेटिव एरर है। यदि माइक्रोमीटर 40.53 mm माप देता है तो सही रीडिंग क्या होगी? तो इसका सही आंसर बी वाला होगा, 40.56 mm। इन दोनों को आप जोड़ देंगे तो इसका सही आंसर आपको पता चल पाएगा। 85 नंबर का क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर की स्लीव पर बने होते हैं, सबसे छोटे डिवीजन का मान बताइए। तो इसका सबसे जो छोटा डिवीजन होगा वो 0.50 mm होगा। इसका सही आंसर ए वाला। इसके बाद 86 नंबर का क्वेश्चन इस चित्र वाला है, आप ध्यान दीजिएगा। इस चित्र में यह एक माइक्रोमीटर है और इसमें पाठ्यांक पूछा है कि किसी चीज़ को मापने पर इतना आ रहा है तो यह कितना पाठ्यांक होगा, हमें ये बताना है। इसका सही आंसर होगा ए वाला, 12.19 mm। कैसे होगा आप इस पर ध्यान दीजिए। 10 के बाद आप देख पा रहे होंगे कि 2 लाइन खींचा गया है, यानी 10 11 12। और यहाँ पर देखेंगे कि जो जिस पर लाइन खींचा गया है 5 10, ये जो सीधी लाइन आ रही है 20 के एक नीचे वाले में आ रही है, यानी वो 19 है। तो 12.19 mm हो गया है वो। 87 नंबर में एक कैलिपर दिया गया है जिसका नाम है वर्नियर कैलिपर। ये वर्नियर कैलिपर का कौन सा भाग है, हमें ये बताना है। तो ये एक ट्रांसफर कैलिपर है। इसका सही आंसर होगा ए वाला। इसके बाद 88 नंबर क्वेश्चन में मीट्रिक वर्नियर कैलिपर का अल्पत मांग कितना होता है? उसका अल्पत मांग होता है 0.02 mm। इसके बाद 89 नंबर का क्वेश्चन है, एक आउटसाइड माइक्रोमीटर में नेगेटिव एरर है तो सही रीडिंग कैसे ली जा सकती है? इसका सही आंसर होगा ए वाला, वास्तविक रीडिंग में नेगेटिव एरर को जोड़ना। देखिए जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो उसमें नेगेटिव एरर लिख कर आएगा और जो वास्तविक रहेगा वो भी लिखा रहेगा। तो प्रश्न को हल करने के लिए आपको नेगेटिव एरर, पॉजिटिव एरर और सही रीडिंग, ये तीनों चीज़ें आपको जाननी आवश्यक हो जाती है। एक उदाहरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, उस लकड़ी की चौड़ाई 20 mm तक है और आप उसे मापने गए कि उसकी चौड़ाई कितनी है, लेकिन आपने गलती से उसे 18 mm ही माप दिया कि इसकी चौड़ाई 18 mm है। भाई मैंने माप ली, लेकिन आपको जब असलियत में किसी ने बताया कि नहीं ये 20 mm है, तो वहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो 2 mm आपने छोड़ दिया था उसे नेगेटिव एरर कहा जाता है और आपने जो रीडिंग ली थी 18 mm उसे सही रीडिंग कहा जाता है। और जो 20 मीटर mm थी उसकी चौड़ाई वो वास्तविक रीडिंग कहा जाता है। अब नेगेटिव एरर यानी -2 जो आपने छोड़ी थी और 18 mm जो सही रीडिंग आपने लिया था, उन दोनों को जोड़ देने पर आपको वास्तविक रीडिंग मिल जाता है जो 20 mm था। एग्जाम में सेम टू सेम ऐसे ही अंक बदलकर आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। यदि आपको अभी भी ये चीज़ें नहीं समझी तो वीडियो को एक बार पीछे करिए और फिर से आप देखिए, क्योंकि इस बात का 100% चांस है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। अब हमारा 90 नंबर का प्रश्न कर रहा है, निम्न में से मापने के लिए एक विशेष माइक्रोमीटर भी आकार के निहाई के साथ वाह्य बेंच चूड़ी की जांच की जाती है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है लेकिन इसकी लैंग्वेज आपको बहुत ही ज़्यादा टफ लग रही होगी। पहले आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। इसमें एक माइक्रोमीटर है
और जहाँ पर जो एनिमल होता है ना निहाई, वो सीधा गोल न देकर वहाँ पर भी कट बना देता है। तो ऐसे माइक्रोमीटर की सहायता से हम क्या चीज पता कर पाएंगे? तो ऐसे माइक्रोमीटर से हम पेंच की गहराई पता कर पाएंगे। इसका सही आंसर होगा डी वाला। आपने पेंच देखा होगा ना, तो उसमें गोल गोल ऐसे लाइन कटे होते हैं, तो एक ऊपर उठा होता है, एक नीचे दबा होता है। तो जो ना ऊपर उठा होता है और जो नीचे दबा होता है, उन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है, उसी को मापने के लिए हम लोग भी एनिमेट वाले माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। इसके बाद हमारा 91 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, दिए गए चित्र में दिखाए गए 0.25 mm माइक्रोमीटर सेटिंग की पठन को पहचानिए। इसका सही आंसर होगा 7.34। बी वाला इसका सही आंसर होगा। 92 नंबर का मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर के थिम्बल के बेवल एज पर बने एक डिवीजन का मान हमसे पूछा है। तो इसका सही आंसर होगा 0.02 mm। इसका सही आंसर सी वाला होगा। 93 नंबर प्रश्न में एक चित्र दिया गया है और वहाँ पर एक एक्स डॉट लगाया है, हमें उसका नाम पूछा है। तो एक डेप्थ माइक्रोमीटर है जो किसी चीज़ की गहराई कितनी है हमें वो माप के बताता है। तो इसका सही आंसर होगा थिम्बल। जो एक्स बताया गया है ना, उसका नाम थिम्बल है। डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग अधिक रेंज में साइजों को चेक करने के लिए किया जाता है। तो इसका कारण क्या है? मतलब पूछा है कि डेप्थ माइक्रोमीटर है ना, अधिक अलग अलग प्रकार के साइजों को चेक कर सकता है। क्यों चेक कर सकता है? क्योंकि इसका सही आंसर देखेंगे आप, ए होगा। इसके साथ कई एक्सटेंशन रॉड आते हैं। जो डेप्थ माइक्रोमीटर होता है ना, उसकी जो रॉड होती है ना, उसमें कई सारे रॉड लगे होते हैं जो हमें अधिक लंबाई तक गिनती करके बता सकता है। 95 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, चित्र में देखकर बताइए कि माइक्रोमीटर की सेटिंग का पाठ्यांक क्या है। इसका सही आंसर होगा सी। 42 सभी में सेम है और आप 19 वाला देख पाएंगे कहाँ से है। तो 20 के नीचे एक लाइन देख रहे होंगे खींचा गया है, तो 20 के एक लाइन नीचे 19 आता है, तो वहीं से ये 19 आया हुआ है। 96 नंबर का क्वेश्चन है, मीट्रिक आउटसाइड माइक्रोमीटर में थ्रेडेड स्पिंडल पर थ्रेड की पिच होती है, तो कितनी पिच होती है हमें ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा 0.5 mm। 97 नंबर का क्वेश्चन है, चित्र में देखकर बताइए कि माइक्रोमीटर की सेटिंग का पाठ्यांक क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा डी वाला 62.24। दशमलव के बाद जो 24 आया है वो 25 से एक कम वाली लाइन को दशमलव के बाद लिखा जाता है, इसलिए वहां पर 24 है। इसके बाद 98 नंबर का क्वेश्चन, एक वर्नियर कैलिपर में एक एमएसडी व एक वीएसडी का अंतर कितना होता है। तो इन दोनों का अंतर होता है 0.02। इसका सही आंसर होगा ए वाला। 99 नंबर का क्वेश्चन, एक माइक्रोमीटर गलत रीडिंग दे रहा है, इसका कारण हो सकता है। क्या कारण हो सकता है कि वो गलत रीडिंग दे रहा है? इसका सही आंसर होगा डी वाला, माइक्रोमीटर और वर्कपीस के तापमान में अंतर। यदि सही रीडिंग लेनी है, बराबर रीडिंग लेनी है, तो हमें एक समान ताप धातु और उसी के तापमान के बराबर हमें माइक्रोमीटर को रखना चाहिए, तभी हमें सही रीडिंग प्राप्त हो पाएगी। 100वां नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से एक माइक्रोमीटर में थिम्बल और स्लीव की ग्रेजुएशन आउटसाइड माइक्रोमीटर की अपेक्षा विपरीत दिशा में बनी होती है। इसका सही आंसर होगा डेप्थ माइक्रोमीटर। आप यहाँ चित्र में देख पाएंगे डेप्थ माइक्रोमीटर कैसा होता है। इस किसी वर्नियर कैलिपर द्वारा न्यूनतम माप को कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा बी वाला, लिस्ट काउंट कहा जाता है। माइक्रोमीटर हो या फिर वर्नियर कैलिपर हो, कोई भी कम से कम जो माप लेता है ना, उसको लिस्ट काउंट ही कहा जाता है। इसके बाद हमारा 102 नंबर का क्वेश्चन, माइक्रोमीटर की 20 mm की स्लिप गेज के साथ कैलिब्रेट करने पर 20.02 mm की रीडिंग आती है। तो इस रीडिंग में कितना एरर होगा हमसे ये पूछा है। तो इस रीडिंग में -0 एरर होगा। इसका सही आंसर होगा ए वाला। तीसरे नंबर का क्वेश्चन, माइक्रोमीटर में लॉक नट लगाया जाता है। तो माइक्रोमीटर में लॉक नट क्यों लगाया जाता है? वर्कपीस पर रीडिंग को सेट करने के बाद उसे लॉक करने के लिए माइक्रोमीटर में लॉक नट का यूज किया जाता है। इसका सही आंसर होगा बी वाला। मान लीजिए आप किसी वर्क या फिर किसी चीज़ को नाप लेते हैं, बाद में उसे अगर लॉक नहीं करेंगे तो वो हिल जाएगा, जिसकी वजह से आपका नाप सही नहीं आ पाएगा, इसीलिए लॉक नट का यूज किया जाता है। 104 नंबर का प्रश्न कह रहा है, चित्र में दिखाए गए कौन सा माइक्रोमीटर है, हमें ये बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। यदि आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो दोस्तों ये एक डेप्थ माइक्रोमीटर है। यहाँ पर जो ये रॉड लगा है ना, ये हमें किसी चीज़ के गहराई में जाकर बताता है कि वो कितना गहरा है, और गहराई को हम लोग इंग्लिश में डेप्थ कहते हैं, इसलिए इसका नाम डेप्थ माइक्रोमीटर है। अगर हिंदी में कहेंगे तो इसे गहराई वाला माइक्रोमीटर कहेंगे। 105 नंबर वाला क्वेश्चन, माइक्रोमीटर की रीडिंग क्या है, हमें ये बताना है। ऐसे क्वेश्चन हमने लोगों ने अपने पिछले क्लास में भी सॉल्व किया था।
यहाँ पर भी कुछ ऐसे क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर होगा सी वाला 17.19 mm। यहाँ पर आप 15 के बाद देखेंगे 2 लाइनें हैं, तो ये ऊपर की लाइनें 15, 16, 17 ये हमें बता रही हैं, और 19 के ऊपर एक 20 है, यानी 20 वाला नीचे का जो लाइन है वो 19 कहलाएगा। तो यहाँ पर दशमलव के बाद उसे लिखा जाता है, तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा 17.19। 106 नंबर क्वेश्चन, चित्र में दिखाए गए माइक्रोमीटर की पहचान कीजिए। ये कौन सा माइक्रोमीटर है हमें ये बताना है, तो इसका सही आंसर होगा बी वाला, इनसाइड माइक्रोमीटर। इस माइक्रोमीटर के जो साइड में आप देख रहे हैं एनवी लिखा हुआ है चित्र में दर्शाकर, इसको रॉड कहा जाता है। तो इसके रॉड को जब आप बीच वाले भाग को घुमाएंगे ना तो ये खुलेगा, और किसी पाइप के अंदर डालेंगे ना तो पाइप को बता देगा कि इसका पूरा व्यास कितना है। तो इसीलिए इनसाइड माइक्रोमीटर कहा जाता है, क्योंकि पाइप के व्यास को ये माप सकता है। 107 नंबर का क्वेश्चन, चित्र में दर्शाए गए उपकरण को पहचानिए। ये कौन सा उपकरण है हमें ये पहचानना है, तो इसका सही आंसर होगा बी वाला, वर्नियर कैलिपर है इसका नाम। इसके बाद 108 नंबर क्वेश्चन, चित्र में दर्शाए गए सूक्ष्ममापी यंत्र की पहचान कीजिए। तो ये कौन सा सूक्ष्ममापी यंत्र है, इसका सही आंसर डी वाला, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। 109 नंबर का ये भी चित्र वाला है। चित्र में दर्शाए गए डेप्थ गेज में जो एक्स भाग से दर्शाया गया है ये वाला, इसका क्या नाम है, तो इसका सही नाम होगा बीम। ये एक बीम है जो अपने ऊपर सारे इंस्ट्रूमेंट को ये संभाल कर रखता है। जैसे घर की दीवारों को आप देखेंगे बीच में एक बीम डाला जाता है, तो घर की दीवारों को अपने आप पर पूरे संभाल के रखता है। यहाँ पर भी इसे बीम कहा गया है। 110 नंबर क्वेश्चन, एक खांचे की चौड़ाई को मापने के लिए किस मापक कैलिपर का हम लोग यूज करते हैं, तो इसका सही आंसर होगा आंतरिक कैलिपर का यूज करते हैं। 111 नंबर का क्वेश्चन, आंतरिक माइक्रोमीटर से कौन सा आंतरिक मापन नहीं किया जा सकता, तो इसका सही आंसर होगा 10.45 का मापन नहीं किया जा सकता, क्योंकि आंतरिक माइक्रोमीटर का जो कम से कम मापने की क्षमता होती है वो खुद ही 25 mm से शुरू होती है। तो 25 mm या फिर उससे ज़्यादा का मापन आंतरिक माइक्रोमीटर कर पाएगा, उससे कम का वो माप नहीं कर पाएगा। 112 नंबर का क्वेश्चन, एक वर्नियर कैलिपर की गहराई छड़ निम्न से जुड़ी होती है, तो वर्नियर कैलिपर की गहराई छड़ जबड़े से जुड़ी होती है, इसका सही आंसर होगा बी वाला। 113 नंबर का प्रश्न, एक माइक्रोमीटर जिसमें 0.03 mm की ऋणात्मक त्रुटि है, जब वह 25.52 mm का माप दर्शाता है तब उसका सही माप कितना होता है। दोस्तों तब उसका सही माप होगा बी वाला 25.55। आप 0.03 को 25.52 में जोड़ देंगे तो इसका सही आंसर बी वाला प्राप्त होगा। गहराई माइक्रोमीटर या फिर इसी को डेप्थ माइक्रोमीटर कहते हैं की सीमा बदलने के लिए किस भाग का प्रयोग किया जाता है, तो आप 109 नंबर वाले क्वेश्चन में डेप्थ माइक्रोमीटर का चित्र देख पाएंगे और उसमें एक एक्सटेंशन रॉड लगा होता है, उसी को बदलकर हम ज़्यादा सीमा तक गहराई को माप सकते हैं, तो इसका सही आंसर डी वाला होगा। 115 नंबर क्वेश्चन, एक कैलिपर जो कि 3 नामों से जाना जाता है, निम्न में से उस कैलिपर का नाम बताइए, तो डिवाइडर कैलिपर को हम लोग 3 नामों से जानते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन, वेबल प्रोटेक्टर की परिशुद्धता होती है, तो वेबल प्रोटेक्टर की जो परिशुद्धता वो 5 मिनट तक होती है, इसका सही आंसर बी वाला। 117 नंबर का क्वेश्चन, डेप्थ माइक्रोमीटर यानी डेप्थ माइक्रोमीटर की यहाँ पर रेंज लिख दिया है 0 से लेकर 255 mm की जीरो चेकिंग किस पर की जाती है, तो वो सरफेस प्लेट पर की जाती है। एक प्लेट बना होता है, प्लेट लोहे का जो पूरे बराबर होता है, उस पर रखकर हम लोग डेप्थ माइक्रोमीटर की जीरो चेकिंग करते हैं। 118 नंबर क्वेश्चन, मीट्रिक माइक्रोमीटर में एक थिम्बल स्केल डिवीजन का मान कितना होता है, इसका सही आंसर होगा डी वाला 0.01 mm। 119 नंबर का क्वेश्चन, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का वह भाग जो साधारणतः कोण नापते समय आधार के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसका सही आंसर डी वाला होगा, मेन स्केल का प्रयोग किया जाता है। 120 नंबर क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन सेट के स्क्वायर हेड में एक मेजरिंग फेस 90 डिग्री का होता है और दूसरा रूल से होता है, तो इसका सही आंसर होगा 45 डिग्री, सही आंसर सी वाला। 121 नंबर, 1 मीटर के बराबर कितना mm होता है, हमें ये पूछना है, ऑप्शन में दिए गए हैं, तो 1 मीटर जो है 1000 mm के बराबर होता है। 122 नंबर क्वेश्चन, स्प्रिंग टाइप आउटसाइड माइक्रोमीटर जो कि स्टील रूल के साथ प्रयोग किया जाता है, उसकी परिशुद्धता क्या होती है, इसका सही आंसर होगा बी वाला, 0.50 mm की परिशुद्धता
होती है। 123 नंबर क्वेश्चन, ये चित्र दिखाया गया है वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर इसे कहा जाता है। इसे किस तरह का कोण माप सकते हैं? तो इसे जो हम लोग न्यून कोण को माप सकते हैं। इसका सही आंसर बी वाला होगा। 124 नंबर क्वेश्चन, वर्नियर कैलिपर का डेप्थ बार किससे जुड़ा होता है? तो वर्नियर कैलिपर का डेप्थ बार मेन स्केल से जुड़ा होता है। इसका सही आंसर ए वाला। 125 नंबर, वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर के डिग्री डिवीजन को कितने वर्नियर डिवीजन में बांटा गया है? इसका सही आंसर होगा सी वाला, 12 होगा। वर्नियर कैलिपर से माप लेते समय मूवेबल जा उठता है और गलत आंकड़े देता है। सही आंकड़े के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो मूवेबल जा पर स्थित जीप को एडजस्ट करना चाहिए, जिससे हमें कि सही माप मिल सकता है। 127 नंबर का क्वेश्चन, बड़े आकार का वृत्त खींचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर सी वाला, ट्रेमल का यूज किया जाता है। जो बड़ा वृत्त हमें खींचना होता है ना, उस समय हम लोग ट्रेमल का यूज करते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन, वह कैलिपर जो स्लॉट की चौड़ाई मापने के लिए होता है, तो इनसाइड कैलिपर है जो किसी स्लॉट या फिर पाइप का चौड़ाई बता सकता है। 129 नंबर का क्वेश्चन, डेप्थ माइक्रोमीटर बड़ी रेंज वाली आकार को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्यों प्रयोग किया जाता है? तो इसका कारण होगा, इससे विभिन्न माप का रेंज की कई शाखाओं में एक्सटेंशन रॉडें लगी होती हैं। जैसे कि इसमें एक्सटेंशन रॉड लगी होती हैं, बार बार हम इसे रॉड जोड़कर इसके रेंज को बढ़ा सकते हैं। इसका सही आंसर बी वाला होगा। 130 नंबर का क्वेश्चन, मीट्रिक माइक्रोमीटर का वह भाग जो 0.01 mm क्रमिक वृद्धि को आगे बढ़ाता है, वह क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर डी वाला, थिम्बल कहलाता है। 131 नंबर का क्वेश्चन, वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक जिसमें 19 मुख्य स्केल भाग को 20 बराबर बराबर भागों में बांटा गया है, तो वर्नियर स्केल का क्या होगा? तो वर्नियर स्केल का जो 20 बराबर बराबर भागों में बांट देंगे तो वो 0.05 mm भाग में बट पाएगा। 132 नंबर क्वेश्चन, वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर का यूज की परिशुद्धता मापने के लिए, तो 5 मिनट की परिशुद्धता वर्नियर बेवल प्रोट्रैक्टर से हम लोग माप पाएंगे। 133 नंबर का क्वेश्चन, वर्नियर डायल कैलिपर की परिशुद्धता 0.05 mm, बीम स्केल रीडिंग 25 mm तथा डायल के हैंड द्वारा दर्शाई गई रीडिंग 24 mm है। तो सही रीडिंग की गणना कीजिए। दोस्तों, ऐसे सवाल एग्जाम में काफ़ी बार पिछले बार भी पूछा गया था और इस बार भी आने के चांसेस है, क्योंकि ऐसे सवाल नॉर्मल एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। इसका सही आंसर होगा 26.2। 134 नंबर क्वेश्चन, चित्र में एक्स अंकित भाग का नाम बताइए। तो वो जो अंकित भाग है उसका नाम है थिम्बल। 135 नंबर क्वेश्चन, यदि थिम्बल का 0 ग्रेजुएशन डेटम लाइन से ऊपर है और मापन फेस कंटेंट में होते हैं तो अशुद्ध होगी। तो ये पूरा 0 अशुद्ध होगा, क्योंकि बराबर है तो ये फिर कैसे किसी प्रकार की अशुद्धता आ सकती है। तो इसलिए इसका सही आंसर ए वाला होगा। चित्र में दिए गए एक्स अंकित भाग का नाम बताइए। तो ये जो ऊपर अंकित भाग दिया गया है एक्स से, उसका नाम होगा मूवेबल जबड़ा। आप जो ये दोनों ऊपर देख रहे हैं ये दोनों जबड़े हैं, लेकिन ये वाला फिक्स जबड़ा है क्योंकि ये नहीं हिलता है, और ये वाला मूवेबल जबड़ा है क्योंकि ये हिल जाता है अपने स्थान से, एक स्थान से दूसरे स्थान इसको हिला सकते हैं। 137 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यंत्र वास्तविक आयाम प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर होगा वर्नियर कैलिपर वास्तविक आयाम प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 138, एक उपकरण की पुनरावृत्ति की डिग्री व्यस्त की जाती है। तो इसका सही आंसर होगा परिशुद्धता, यानी प्रिजन द्वारा व्यस्त की जाती है। 139 नंबर क्वेश्चन, जिसे सबसे निम्न परिणाम को किसी मापक यंत्र द्वारा सही मापा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लिस्ट काउंट। 140 नंबर क्वेश्चन, कम स्थान वाले सेक्शन की मोटाई नापने के लिए जो उपकरण प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है ब्लैक टाइप माइक्रोमीटर। इसका सही आंसर बी वाला होगा। परिशुद्धता मापन में 2 स्लिप गेज जुड़े होते हैं। तो कौन से ये 2 गेज होते हैं? तो वो ऐंठकर जोड़े जाते हैं, उसको कहा जाता है परिशुद्धता मापन वाले स्लिप गेज। वर्नियर कैलिपर के निम्नतम या फिर गणना काउंट क्या है? मतलब वर्नियर कैलिपर से हम लोग कम से कम कितना माप सकते हैं? तो वर्नियर कैलिपर द्वारा हम लोग कम से कम 0.02 mm तक माप सकते हैं। इससे कम हम लोग नहीं माप पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर इतनी ही लाइनें दी होती हैं, इससे कम नहीं दी होती हैं। 143 नंबर का क्वेश्चन, माइक्रोमीटर के बाहर निम्नतम अकाउंट है। तो वो होगा 0.01 mm। मतलब कि माइक्रोमीटर से हम लोग कम से कम 0.01 mm तक माप पाएंगे। फीलर गेज का प्रयोग किया जाता है। तो व्यास मापने के लिए फीलर गेज का यूज करते हैं।
व्यास क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। एक पाइप का आधा पूरा जो भाग होता है उसे व्यास कहा जाता है। 145 नंबर क्वेश्चन, कौन सबसे अधिक सुनिश्चित है? तो माइक्रोमीटर जो है सबसे अधिक सुनिश्चित में माप कर सकते हैं। इसका सही आंसर बी वाला। 146 नंबर क्वेश्चन, वर्नियर कैलिपर पार्ट एक वस्तु का होल की गहराई मापने के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डेप्थ प्रोब। सही आंसर सी वाला। इसके द्वारा हम लोग डेप्थ प्रोब को माप सकते हैं। हम आपके लिए ऐसे ही और क्लासेस लाते रहेंगे और आगे की क्लास देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। यदि आपने अब तक पिछला 2 क्लास नहीं देखा है तो यहाँ पर क्लिक करके आप पिछले 2 क्लासों को देख पाएंगे और सेम टू सेम ऐसे ही चित्र वाले जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वैसे ही क्वेश्चन को हमने वहाँ पर हल कराया हुआ है। यदि आप किसी स्पेशल टॉपिक को चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।